हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे ही होंगे। देखिए गाइस, मैंने आप लोगों को एक साइंस की सीरीज़ कराई थी, ठीक है, जिसमें से मैंने बताया था कि आप लोगों को 700 या 750 प्लस क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिसमें कि भाई कॉपी पेस्ट मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है। हाँ भाई, ये रियल बात है। आप लोग प्लांट ऑपरेटर या मेंटेनर के पेपर में जाकर देखेंगे तो इस सीरीज में से आप लोगों को 100% क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अब पहले वाली वीडियो कैसे देखेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली लगभग मैंने 5 से 6 दिन पहले ही अपलोड की थी, उसको जाके देख लेना। अदरवाइज इस वीडियो के एंड में जाके, जैसे ही ये वीडियो आप एंड करेंगे, ठीक है, उसमें अपने आप आ जाएगी वो एंड स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। और भाई 10 के सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 100 सब्सक्राइबर बाकी हैं, उसके बाद में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है। तो जल्दी से कंप्लीट कराइए और ले जाइए भाई फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई साहब, मतलब बहुत सारे लोग इतना नहीं करते हैं भाई, कौन दे रहा है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट? लेकिन भाई दिल बड़ा होना चाहिए। जो चीज़ मैं 250-250 की दे रहा था, अभी मैंने फ्री कर रखी है, ठीक है, वो सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग जल्दी से सपोर्ट कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको कौन सा कोर्स चाहिए। कमेंट वहाँ जाके करना है जो 10 के गिव अवे की मैंने कल वीडियो बनाई थी, ठीक है। और इसमें हम साइंस के क्वेश्चंस करने वाले, मैंने 125 क्वेश्चंस करवा दिए थे आप लोगों को उस सीरीज़ में। और आज देखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन भाई बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे इसको पेपर से पहले। भाई ये क्विक रिवीजन है जिसमें कि आपको 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। देखिए गाइज, ये देखो, ये मेरे ही नोट्स हैं जो मैंने पढ़े थे काफ़ी टाइम पहले, मतलब 2018, 19, 20, 21, 22 बहुत बार पढ़े हैं। लेकिन अब ये रखे रखे थोड़े ऐसे हो गए हैं, तो उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है, देखो 126 क्वेश्चन है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो भाई देखिए, ध्वनि पर जो ध्वनि होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, उसके बाद में द्रव में, फिर गैस में, है ना। लेकिन ध्वनि पर दाब का कोई असर नहीं पड़ता है, तो ध्वनि उतनी ही रहेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने उस दिन भी बताया था। तो 127वां, बादलों की चमक पहले और गर्जन बाद में सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि प्रकाश की चाल अधिक व ध्वनि की चाल कम होती है। प्रकाश की चाल अधिक किस में होती है? निर्वात में, यानी वैक्यूम में, ठीक है। और ध्वनि की चाल अधिक किस में होती है? वो ध्वनि की चाल ठोस में होती है, यानी कि स्टील वगैरह में होती है। और लोहे की कितनी होती है? शायद 5196 ऐसी होती है ना। अगला क्वेश्चन है 128, मैक अंकों का प्रयोग किस वेग के संबंध से किया जाता है? वायुयान का वेग, मैक अंकों का, मैक अंक जो होते हैं, मैक अंक डिजिट, ठीक है, उसका प्रयोग वायुयान के लिए किया जाता है, ठीक है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, साधारण बातचीत जैसे हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं किसी से, तो कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो किसके कारण? परावर्तन के कारण। और भाई ये साधारण बातचीत की तीव्रता कितनी होती है? तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे हमने किसी को आवाज़ दी है ना, तो उसकी आवाज़ का हमारे कान पर कितनी देर तक असर पड़ेगा? तो 1/10 सेकंड तक किसी दूसरे की आवाज़ हमारे कान में सुनाई देती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। 131, ड्रॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ड्रॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? परावर्तन से। अगला क्वेश्चन है 132, किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो किस प्रकार की? अवरक्त किरणों। 133 क्वेश्चन है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो भाई ध्वनि तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। और गाइस देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अगर मैं भी कोई जल्दी में इसमें मिस्टेक करता हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भैया मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि भाई हम भी इंसान है, गलती हमसे भी हो जाती है, ठीक है भाई। और अगर इसमें प्रिंट में कोई मिस्टेक हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 134 क्वेश्चन, एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से तीक्ष्ण होने का क्या कारण है? तो उच्चतर आवृत्ति, ठीक है, उच्चतर आवृत्ति। लेकिन स्त्री की आवाज़ पतली क्यों होती है? तारत्व के कारण। किसके? तारत्व के कारण। इको साउंडिंग का प्रयोग 135, इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए, ठीक है। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? ध्वनि से संबंधित एकॉस्टिक विज्ञान।
मैंने मार्क क्यों किया हुआ है। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वह अपने साथ क्या ले जाती हैं? ऊर्जा। देखो गाइस, ऐसे ही क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वह अपने साथ में ऊर्जा ले जाती हैं। देखो 138 क्वेश्चन, ठोसों में अणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ठोसों में अणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। अब यहीं पर हम लोग एक परमाणु की त्रिज्या भी 10⁻⁻10 मीटर होती है और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये होते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट रिलेटेड टू क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब अगर आपको उसी जैसा कोई चीज़ मिल रही है तो आपको वही चीज़ रिवाइज करनी है। अगला क्वेश्चन है 139, ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। और सूर्य से ऊष्मा किस विधि द्वारा आती है? जैसे अब ये आ गया, तो सूर्य से ऊष्मा किस विधि द्वारा आती है? विकिरण द्वारा। इसको बंद कर देना। किसी पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध है? तो अल्फा बीटा गामा 1:2:3 का संबंध है। ठीक है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं भाई क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है 141, रेखीय प्रसार गुणांक व आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध है? तो गामा = 3 अल्फा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेखीय प्रसार गुणांक। भाई ये चीज़ मैं पूरा डिफाइन करके बता दूंगा, लेकिन यार इतना टाइम नहीं है ना। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को ज़्यादा कराने हैं। ठीक है, 142, रेखीय प्रसार गुणांक व क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध है? तो बीटा = 3 अल्फा। प्रसार गुणांक 143, प्रसार गुणांक का क्या मात्रक है? तो प्रति डिग्री सेल्सियस मात्रक है। 1 कैलोरी कितने जूल के तुल्य होती है? तो 4.2 जूल। पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और पानी का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, 157 क्वेश्चन, वॉयल का नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? वॉयल का ताप। ठीक है, चार्ल्स के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? दाब। देखो वॉयल, चार्ल्स और दाब के 3 नियम हैं ये, और इनमें सिर्फ आपको ये याद करना है कि जैसे वॉयल है तो वॉयल के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? यानी ताप स्थिर रहता है। चार्ल्स के नियमानुसार स्थिर क्या रहता है? दाब स्थिर रहता है। और दाब के नियम के अनुसार आयतन निश्चित रहता है। कोई कोई कहेगा कि दाब का नियम है तो दाब ही निश्चित रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गैस का समीकरण क्या होता है? PV = R, है ना। और PV = nRT भी होता है भाई एक फॉर्मूला। PV = RT में R का अंकिक मान कितना? 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक है, परम शून्य ताप। हाँ भाई, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट देखो रेलवे के एग्जाम्स में पूछा जाता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है परम शून्य ताप क्या होता है। तो परम शून्य ताप भाई इसमें गलत दिया हुआ था, जिसमें कि मैंने पेन से मार्क किया है। 0 डिग्री केल्विन होता है, लेकिन सेल्सियस की बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ कहीं कहीं गलत लिखी हुई मिलेगी, तो आप क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, परम शून्य ताप कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन होता है, और -273.15 नहीं बोलते भाई, 15 बोलते हैं। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो तो मैं जल्दी में बोल दिया। किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर बढ़ जाएगी, यानी T = 1/k, यानी काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर जो है उसका क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई। इंग्लिश में तो नहीं पता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 1 मिनट, किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगी। सॉरी गाइज, ये फॉर्मूला मैंने गलत लिखा है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, समानुपाती होगा। हाँ भाई, ये मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर याद आ गया, क्योंकि इसमें तो क्या होगा, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। समानुपाती होगा भाई, इसको सही कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला गलत है। टी प्रोपोर्शनल नहीं, टी समानुपाती काइनेटिक एनर्जी। जब ये बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 164, 1 मोल द्रव्यमान गैस का आयतन कितना होगा? तो 22.4 लीटर होगा। एक आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो आदर्श गैस किस पर निर्भर करती है? ताप पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
166 किसी आदर्श गैस के दाब व उसके आयतन की एकांक गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? P बराबर 2/5E। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? देखो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये क्या लिखा है मैंने, 210 डिग्री केल्विन में। फ़ारेनहाइट में तो 90.86 डिग्री हो गया, ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस में हो गया। शायद ये 210 डिग्री केल्विन में होता होगा। भाई आप लोग इसको कंफर्म करके बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। 168 क्वेश्चन, दो वस्तुओं के ताप में फ़ारेनहाइट पैमाने पर 63 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, तो सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर कितना होगा? 35 डिग्री सेल्सियस। देखो भाई इसका ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, C/5 करके, मतलब उसमें फ़ारेनहाइट, केल्विन और फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस में तीनों में संबंध होता है, जिससे हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं किसी में भी, ठीक है। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, सेल्सियस टू केल्विन में निकाल सकते हैं, और केल्विन से फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला आप लोग देख कर जाइएगा, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है। किस ताप पर जल का घनत्व तो अधिकतम होगा? तो जल का घनत्व तो मैंने अभी बताया था 4 डिग्री सेल्सियस पर। धातु, अगला क्वेश्चन 170, धातु की एक आयताकार प्लेट में एक छेद कर दिया जाए, उसे गर्म करने पर छेद का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई गर्म करने पर टेम्परेचर बढ़ने पर आकार बढ़ जाएगा, है ना। रेल की पटरियों को बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। रेल की पटरियों के बीच में जो छोटी सी जगह छोड़ी जाती है ना, वो उसमें प्रसार के स्थान मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि जाड़े के मौसम में तो उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन जो गर्मियों के मौसम में वो अपना जगह चाहिए उसको भाई, वरना पटरी फट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी 172 कौन सी तापमापी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते केल्विन पैमाने पर? हाँ गाइस, एक और चीज़, इसकी पीडीएफ ना मैंने टेलीग्राम ग्रुप, जो ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, सॉरी टेलीग्राम चैनल है, जिसमें 2000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ डली हुई है, मैंने शायद पिन भी कर रखी है, ठीक है। आप लोग जाएंगे उसमें, मीडिया में जाएंगे, मीडिया के बाद फाइल्स में जाएंगे, तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा उसमें, और मैं फ्री भी देने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है 173, ऊष्माधारता का मात्रक क्या है? जूल पर केल्विन, ठीक है, ऊष्माधारता का मात्रक है। और जल के बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन है 175, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और भाप की कितनी होती है? 580 कैलोरी प्रति ग्राम। बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव? भाई बंद कमरे में पंखा चलाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। 1 ग्राम जल को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 17.7 कैलोरी, ठीक है। खौलते पानी की अपेक्षा, खौलते पानी की 178 क्वेश्चन, खौलते पानी की अपेक्षा भाप से क्या अधिक जलन होती है? भाप की गुप्त ऊष्मा, भाई जो गुप्त ऊष्मा होती है ना, वो अधिक ज्वलनशील होती है, ठीक है, जिससे हमारा हाथ बहुत जल्दी जलेगा भाई। किसकी किसकी अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी? काजल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन 180, दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणें अधिक गर्म होती हैं, क्यों? वायुमंडल में दूरी कम होने के कारण ऊष्मा का कम अवशोषण होना। पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषण कितनी होती है? 1। किस विधि द्वारा, देखो अगला क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण तेजी से होता है? विकिरण विधि द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं? तो किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। भाई मैंने अभी क्वेश्चन ये कराया था, ठीक है, अभी क्वेश्चन बताया। तो भाई ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया था कि किस विधि द्वारा सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर आती है, यानी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है, ऊर्जा के कुछ भी कह लो, ठीक है, विकिरण विधि द्वारा। 184 क्वेश्चन, किसी वस्तु का ताप 4 गुना कर दिया जाए तो ऊष्मा की दर कितनी होगी? ऊष्मा की दर कितनी होगी भाई? 256 गुना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तांबा। लेकिन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? इससे भी अच्छा कौन होता है भाई? सबसे अच्छा होता है सर्वाधिक चांदी होती है, ठीक है, चांदी, लेकिन इसमें तांबा लिखा हुआ है। ऊष्मा 186 क्वेश्चन, ऊष्मा एवं कार्य में संबंधित किसने स्थापित किया? डी जूल ने। किसने? डी जूल ने। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है तो यह ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पर होगी 140 डिग्री। ठीक है भाई, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला मैं बता दूंगा, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं है वो फॉर्मूला पूरा, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को वो फॉर्मूला, ठीक है, अगली वीडियो में। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी से। और विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ती है, परंतु चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी चौड़ाई अपवर्तित रहता है। आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। अगला क्वेश्चन 192, कौन सा द्रव ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? तो पारा यानी Hg, ठीक है, ये जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। 193, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग लेकर सोलर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त किरणों द्वारा, ठीक है। ग्रीष्म काल में सफ़ेद कपड़े पहनना अच्छा होता है, क्यों? सफ़ेद कपड़े का ताप अवशोषण कर लेता है, ठीक है। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? डिवार ने किया, ठीक है। 196 क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं होती? वाष्पीकरण दर तेज होने के कारण, ठीक है। गला बैठ रहा है, सॉरी। 197 क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। भाई जहां भी कपूर का नाम आ जाए समझ लो डायरेक्ट ऊर्ध्वपातन लगा देना है, ठीक है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, क्यों? पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित न होना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 199, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। फ्रीज में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? अगला 200वां क्वेश्चन है, एक समान तापमान बनाए रखना, ठीक है। फ्रीज में जो थर्मोस्टेट होता है, और फ्रीज में कौन सी गैस भरी जाती है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 2 गैसें होती हैं, उनमें से कौन सी भरी जाती है ठंडा होने के लिए? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और भाई वीडियो हो चुकी है देखो 17-18 मिनट की। अगले 200 के बाद में क्वेश्चन हम लोग कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।